स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चा लोग मुझे बताओ कि लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन। पॉलीमर में कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने लास्ट लेक्चर में? 31। ओके बच्चा। ओके बच्चा। 32 और 33। 32 पे हम बैक साइड में जाएंगे, 33 को देखते हैं। फाइंड द ऑप्शन शोइंग करेक्ट द नेम ऑफ द पॉलीमर एंड इट्स मोनोमर। इसका करेक्ट नेम एंड ऑफ व्हाट पॉलीमर एंड मोनोमर ढूंढना है बच्चा। देखो, ये कैबुलर अगर देखना है तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ना, एक पार्ट दिया होगा इंडेक्स चार्ट जैसा। पॉलीमर वहां पे कैबुलर भी लिखा होगा बट, और ये तो इसमें सिनॉप्सिस में भी दिया है, दिखा सकता हूँ। तो पॉलीमर एंड इट्स व्हाट मोनोमर, आई थिंक हेलमेट विलमेट में यूज होता है ऐसे स्पैक्स या तो हेलमेट कैबुलर वाला। और यहाँ पे बट इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। बोलता है फाइंड द ऑप्शंस लाइक ऑप्शन शोइंग करेक्ट द नेम ऑफ द पॉलीमर एंड इट्स व्हाट मोनोमर बच्चा। ठीक है, तो ये वाला, ए वाला ऑप्शन है, ये बेंजीन डायमाइन, मतलब 1N4 डायमाइन। ये वाला इथिलीन ग्लाइकोल है, और ये वाला एथेलिक एसिड है। तो ये टेरिलिन के लिए यूज हुआ है बच्चा। बी वाला जो टेरिलिन बनता है ना डैक्रोन, उसके लिए ये वाला रिएक्शन इसमें आ गया। ये इथिलीन ग्लाइकोल और यहाँ पे ClCl है, डैक्रोन है। हाँ, ठीक है, ये रॉन्ग है बच्चा, डैक्रोन बोला है। और ये अल्काइड बोला है, ये अल्काइड नाम दिया हुआ है तो नाम गलत है। ये टेरिलिन डैक्रोन इधर रखना चाहिए था, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। डेक्रोन ये Cl की वजह से ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे नाइलॉन 66 में यहाँ पे तुम देखो, और बच्चे लोग यहाँ पे है ना, ये वाला NH2CH2 हेक्सामिथिलिन डायमाइन है। और इसमें नाइलॉन 66 के लिए ना, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं है बच्चा, ये 6 और ये 4 होना चाहिए। तो ये तुम्हारा कैवलर वाला, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। ठीक है, 33। तो ये सब बुक में दिया हुआ है। चलो 34 पे आते हैं, 32 पे आते हैं पहले। 32, एक मिनट। देखो, यहाँ पे देख सकते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेट्राथैलिक एसिड रिएक्ट्स टू गिव्स व्हाट टेरिलीन। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड। Dacron is obtained when dimethyl terephthalate reacted with what ethylene glycol, and nylon 610 is obtained from option D। तो यहाँ पे ये था।
और ये 32 में अगर जाएंगे तो 32 में गिब्स ऑर्लॉन, ए वाला ऑप्शन से ऑर्लॉन बनता है, विनाइल साइनाइड था वहाँ पे। गिब्स पीएमए में, ये पता है प्लैक्सी ग्लास है बच्चा, पॉली मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट ऐसा कुछ था। और यहाँ पे गिब्स पॉलीस्टाइरीन बच्चा, तो यहाँ पे आंसर बी दिया हुआ है। तो चलो उस पे आते हैं हम। और एक मिनट बच्चा, तुम ये चार्ट को देख सकते हो, यहाँ पे यही पॉलीमर मोनोमर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, पीवीसी पॉलीटेफ्लॉन ऑर्लॉन सब दिया हुआ है। ये वाले पे साथ से केवलर यहाँ पे मिल जाए, टेक्टालाइट टेरिलिन नायलॉन सीट नियोप्रीन, इसमें नहीं दिया है केवलर, ब्यूटाइल रबर में नहीं दिया है बच्चा, ठीक है। हमारे टेक्स्ट बुक में मेरा साइज केवलर, और नहीं मिलेगा तो फिर बता, ये तो पुराने ओल्ड वाले बुक में तो है ही है, ठीक है। तो एक बार देख सकते हो टेक्स्ट में, महाराष्ट्र में उसमें मिल जाएगा। तो 32 बोलता है कि यहाँ पे elastol is a polymer used in a oil spill, and it is like non-toxic and non-dispersant chemical. ये तो पूरी तरह से 1 gallon can remove 150 gallons of heavy oil. The monomer of elastol, ठीक है बच्चा, ये elastol है। ये तो ये वही बता रहा, ऑर्लोन है ये, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन वही पीएमए में था, और डी वाला ऑप्शन बच्चा यहाँ पे वही पॉलीस्टाइरिन था, ठीक है। तो स्टाइरिन वाला वर्ड बचा, पुनः एस में ये यूज हुआ है बेंजीन के ऊपर एल्कीन। तो ये चीज हटके हैं, ये ऑप्शन दिया है वो इलास्टोल, द मोनोमर ऑफ इलास्टोल। तो ऐसा ये क्वेश्चन था। अगला है 34, रिगार्डिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। 34, तो 34 में चलो 34 और 35 तुम ट्राई कर लो बच्चों को। 34 और 35 थोड़े अलग है इसके क्वेश्चन, बट मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर में दिखेंगे तुम्हारे को, मिलेंगे चाहे नीट चाहे जेई। कोई बच्चा सॉल्व किया क्या जेई का और नीट का, जो बच्चा देने वाला है? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखा किसी ने इसमें से, ये टॉपिक से पॉलीमर पढ़ा है? तो है, मैं जान सकता हूँ? अच्छा 34 और 36
ओके बच्चा, ध्यान देना। रिगार्डिंग द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, में से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। यहाँ पे आर एस एच इज वॉट, जैसे आर ओ एच होता है ना अल्कोहल, जैसे ये थायो अल्कोहल हो जाता है। आर एस एच इज वॉट, थायो अल्कोहल होता है बच्चे, ठीक है। थायो, ये एस की वजह से ये अल्कोहल है, इसको थायो अल्कोहल बोला जाता है। तो ये आर ओ एच इज यूज्ड एज अ चेन ट्रांसफर एजेंट। आर बी एफ थ्री इज अ anionic polymerizing like agent। बी एफ थ्री अनायनिक पॉलीमराइजिंग नहीं होता है, ये कटायनिक होता है बच्चा बी एफ थ्री। तो बी एफ थ्री इज अ व्हाट, कटायनिक पॉलीमराइजिंग एजेंट होता है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज अ अल्टरनेटिव फॉर व्हाट, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ना। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में तो पता है ना, एडिशन पॉलीमर में आता है। तो चेन ग्रोथ तो क्या होता है पता है ना, स्टेप ग्रोथ मतलब चेन। देखो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, और इज एन अल्टरनेटिव बोलता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, तो चेन एडिशन होता है बच्चा। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है बच्चा, सी बी और बी भी। और आर ओ एच इज यूज एज अ चेन ट्रांसफर एजेंट, ऐसा कहीं अल्कोहल वाला पार्ट है नहीं, तो ये भी नहीं। ए एल बी एन इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। ये ए एल बी एन का स्ट्रक्चर देखो बैक साइड में दिया भी है, दिखा देता हूँ यहाँ पे। काफी अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर है, देख सकते हो। एजो कंपाउंड इसमें मिलेगा, कहाँ गया। Yes, ये देखो, ये एन एन के बीच में डबल बॉन्ड है, एजो। तो ए एल, ए आई बी एन है बच्चा, ए आई बी एन। ये बोले तो आइसो वाला हो गया, दो दो मिथाइल ग्रुप है यहाँ, मिथाइल आइसो। आई का मतलब, ए का मतलब एजो होता है, एजो। एजो ग्रुप किसको बोला जाता है, एन डबल बॉन्ड एन को। ये एजो ग्रुप है, और इसके साथ ये आइसो, आइसो। और ये एक दो तीन और ये चार कार्बन साइनाइड है बच्चा, तो नाइट्राइल वर्ड यूज होगा। तो एजो बिस आइसो ब्यूटाइरेटेड नाइट्राइल है बच्चा, ऐसा ही ये नाम है, ठीक है। तो ये एज अ फ्री रेडिकल, जैसे कि पैरोक्साइड यूज होता है रेडिकल इनिशिएटर, है ना बच्चा। जैसे कि पैरोक्साइड को यूज करते हैं इनिशिएटर में, तो यहाँ पे एजो को भी यूज किया है। तो कहानी वही है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, डी। ओके बच्चा, तो इसमें देखो, यहाँ पे अल्कोहल इज द चेन ट्रांसफर एजेंट, रॉन्ग। बीएफ थ्री अनायनिक पॉलीमराइजेशन नहीं है, कटायनिक होता है। वैसे भी बीएफ थ्री क्या हो गया, लुईस बेस होता है बच्चा। तो लुईस बेस के हिसाब से इसको है ना, अनायनिक ना बना के कटायनिक बना देना, ठीक है ना बच्चा। और यहाँ पे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इन इज व्हाट, अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव नहीं होता, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो ए एल बी एन इज अ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एजेंट, तो डी इज द राइट आंसर। ओके चलो 35। A biopolymer has a very simple structure as compared to what synthetic polymer has a linear biopolymer क्या होना चाहिए, तो it has a very simple structure as compared to what synthetic polymer has a linear structures always. It has a polydispersity index is 1 and can never be what modified by synthetic reaction। मतलब ये पॉलीमर का मेरे को ना बेकार लगा, बहुत थर्ड क्लास लगा। इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाला ना जो चीजें कभी पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ये वाले में अभी तक तो अमाइंस बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें, एच डी ए बहुत अच्छा लगा, एल्डिहाइड कीटोन्स अच्छा लगा, अल्कोहल फिनॉल इथर भी ठीक था, तो अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था। और बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर में देख रहा हूँ ना, तो ज्यादा एकदम से कुछ हटके दिखा रहा है, ठीक है ना क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, पहली बात है। तो चलो इसके बैक साइड में जाते हैं, थोड़ा ये देखते हैं सिनॉप्सिस। ये देखो, इतना बड़ा तो इसका हिंट दिया है, लिखा है biopolymers contains similar sequence of monomers and have the same mass. The phenomenon is called what,
bodies persist. मतलब biopolymers contain what similar sequence of monomer and have the तो यहाँ पे देखो या biopolymers contain similar sequence of monomer and have the same mass. The phenomenon is called what Modi's persist. And in contrast to what poly this तो यहाँ पे देखो ये modisperity in what like contrast to what polydispersity found in what synthetic polymer. तो as a result biopolymers have what polydispersity index is what 1 दिया है यहाँ पे. तो मतलब इसका मतलब आंसर इज व्हाट सी वही था मतलब. ठीक है. चलो 30. तो यहाँ पे देखो क्लियर टू क्लियर था बायोपॉलीमर हैज अ व्हाट बॉडी डिस्पर्सिटी इंडेक्स इज व्हाट 1 सी है. चलो एक काम करो यहाँ पे खत्म होने वाला है. क्वेश्चंस भी लास्ट लास्ट के तो अच्छे रहने चाहिए. देखते हैं. चलो इसका आंसर दे दो. फाइंड मतलब 36 से 40 तुम लोग ट्राई करो. चलो ये इजी है, ये आना चाहिए. थोड़ा अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे. जल्दी आ.
ओके बच्चा लोग चलो, वेरी गुड प्राची। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिल्क इज अ पॉलिएस्टर। ओ, पॉलिएस्टर। डैक्रोन पॉलिएस्टर उसमें आता है, एस्टर वाला लिंकेज। सेल्यूलोज एंड स्टार्च आर व्हाट? पॉलीसैकेराइड। ये तो पॉलीसैकेराइड बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट हो गया बच्चा। तो सेल्यूलोज स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है। आरएनए डीएनए इनकरेक्ट है बच्चा, इनकरेक्ट वर्ड अपने को ढूंढना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे सेल्यूलोज स्टार्च पॉलीसैकेराइड, ये राइट है। आरएनए डीएनए आर व्हाट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये भी राइट है। गट्टा पर्चा इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट? आइसोप्रीन, ये भी करेक्ट है बच्चा। तो इज सिल्क इज पॉलिएस्टर, सिल्क इज रॉन्ग बच्चा, नॉट अ पॉलिएस्टर, ये पॉलीपेप्टाइड होता है, राइट, पॉलीपेप्टाइड। अगला, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। फाइंड द इनकरेक्ट, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अच्छा, में कौन सा इनकरेक्ट मैच है? बुनाइन तो 1,3 ब्यूटाडाइन है और एक्रिलोनाइट्राइल है। एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटा 1,3 डाइन, ये राइट है बच्चा। बैकेलाइट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ये भी राइट है। नायलॉन 6,6 कैप्रोलैक्टम, ये भी राइट है। डैक्रोन इथिलीन ग्लाइकोल और टैरिथैलिक एसिड है। ब्यूटा 1,3 again phenol and formaldehyde caprolactam. Nylon 6,6 is wrong बच्चा। नायलॉन 6 is a what? कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6,6 देखो कैसा फंसाता है बच्चा। हाँ, तो नायलॉन 6,6 में क्या आता है? एडिपिक एसिड आता है, और एडिपिक एसिड के साथ हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन आता है बच्चा। तो ना, ये बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है। And 38, which of one of the following is not an example of chain growth polymerization? तो इसमें जो ग्लिप्टल है, बुना है, ये सब कोपॉलीमर के एग्जांपल है। पीएमएमए, नियमो, नियोप्रीन। ये ग्लिप्टल जो होता है ना बच्चा, ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है, स्टेप ग्रोथ। इसलिए इसका आंसर 38 का डी होगा। और ये तुम्हारे को बुक में दिख जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग एंड इथिलीन एंड हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट एज अ कंडीशन। तो टेम्परेचर इसमें याद रखना, प्रेशर याद रखना, हाई डेंसिटी 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 333 वाला टेम्परेचर। ये बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बुक में दिया हुआ है, राइट। तो 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन फाइबर नाइट्रोजन इज यूज। नाइलॉन फाइबर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, नाइलॉन फाइबर, प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन का फाइबर नाइट्रोजन इज यूज टू मेक इनर्ट एटमॉस्फेयर। जैसे नाइट्रोजन गैस होता है, आर्गन गैस होता है ना, तो जैसे कि सराउंडिंग में से ऑक्सीजन को अंदर इंटर करने के लिए रोका जाता है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब भी साइंटिस्ट कुछ रिसर्च करते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस है ना, आर्गन गैस, ये सब पास किया जाता है ताकि ऑक्सीजन उसमें जाके इन्वॉल्व ना हो सके। तो टू मेक अ इनर्ट एटमोसफियर, ओके, ये पॉइंट एक तो बिल्कुल लग रहा है। और टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ना, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ना, नन ऑफ दिस। तो अच्छा, आंसर इसका बिल्कुल 40 का आंसर क्या है? ये है, मतलब इनर्ट, मतलब एटमॉस्फेयर। तो मैं इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन से उसका नाता रोक देना। समझ गए बच्चा? यस। चलो अगला, 41 से 45 करो। 41 से 45, ये क्वेश्चन खत्म होते ही डी ब्लॉक चालू करने वाला हूँ। जल्दी आ बच्चा, ट्राई दिस।
ओके बच्चा लोग सॉल्व किया। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। तो नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन आता है, राइट है। इनकरेक्ट। नायलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम में राइट है इस बार बच्चा। नेचुरल रबर ब्यूटाडाइन 1,3 डाइन नेचुरल। और पर्सपैक्स मिथाइल मेथा एक्रिलेट। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट? ब्यूटाडाइन। नेचुरल रबर 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। 2 मिथाइल आइसोप्रीन वाला है ना बच्चा वो। 2 मिथाइल क्लोरोप्रीन के जगह पे सीएल के जगह पे मिथाइल आ जाएगा, ब्यूटाडाइन 2 मिथाइल। तो सी इज द रॉन्ग आंसर बच्चा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक पॉलीमर, में से कौन सा पॉलीमर जो है वो सिंथेटिक नहीं है? तो पीवीसी तो सेल्यूलोज बच्चा, ये तो मतलब सेल्यूलोज क्या होता है? नेचुरल होता है। तो सेल्यूलोज 42 का आंसर डी होना चाहिए, वेरी गुड। पीवीसी नायलॉन पॉलीथीन है सब सिंथेटिक है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ चेन ट्रांसफर एजेंट इन इनवर्ड विनाइल पॉलीमराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ व्हाट चेन ट्रांसफर एजेंट इनवर्ड विनाइल पॉलीमराइजेशन। क्या होगा 43 का आंसर बच्चा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यस, चेन ट्रांसफर एजेंट इन विनाइल पॉलीमराइजेशन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। Okay, which of the following act as a chain transfer agent or involved vinyl polymerization? So carbon tetrachloride. Fiber which is resistant to like action for what chemical? Fiber which is resistant to action of chemical. Cotton, jute, silk. ये सब एक नेचुरल चीजें हैं। तो टैरिलिन क्या है? आर्टिफिशियल है बच्चा। यही होगा। तो ये रेजिस्टेंट करता है, ठीक है ना। एंड सेल्यूलोज एसीटेट इज अ, सेल्यूलोज एसीटेट इज अ, सेल्यूलोज और एसीटेट ये केमिकल है। एसीटेट और सेल्यूलोज क्या नेचुरल चीज है। तो ना तो ये नेचुरल है ना तो ये सिंथेटिक है, ना तो ये प्लास्टिसाइजर है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है बच्चा, सेमी सिंथेटिक। ये खत्म है। चलो मैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट लेने जा रहा हूँ बच्चा, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये पॉलीमर था। थोड़े क्वेश्चन थोड़े इसमें हॉरिबल थे, राइट। हर एक में मिल रहे हैं ऐसे कुछ ना कुछ छटके। और मैं तो ये बोलूंगा कि जरा है ना मॉड्यूल ये तो करो ही करो, इसके सिनॉप्सिस को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि एमसीक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो बेटर होगा तुम्हारे लिए, काफी अच्छा होगा बच्चा, ठीक है। तो 2 मिनट हमें आ रहा हूँ।
ओके बच्चा लोग, चलो ट्रांजिशन एलिमेंट चालू कर रहा हूँ। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक में यहाँ पे देखो लिखा है रेडियस ऑफ एल ए 3 लेंथ है ना में। एटॉमिक नंबर ऑफ एल ए इज व्हाट 57। ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चा, है बट ये डी ब्लॉक में प्रेजेंट। इज व्हाट 1.06 एंगस्ट्रॉम, ये इसका रेडियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज विल बी closest to the radius of lutetium 3 plus? An atomic number, an atomic number closest to the radius of lutetium 3 plus. An atomic number of lutetium is 71. So closest to the radius of lutetium 3 plus. देखो एफ ब्लॉक में अगर तुम देखोगे तो वहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चा, क्योंकि वहां पे एफ ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है। तो जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और भी अंदर आ जाते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियस ऑफ La3 प्लस, एटॉमिक नंबर ऑफ La 57, 1.06 angstrom, and which one of the following given values will be closest to the radius of। तो La का तो साइज मान लो यहाँ पे इतना दे रहा है, कितना 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो अक्रॉस जब पीरियड जब जाते हैं तो साइज और भी छोटा होता है। तो यहाँ पे ये साइज 1.60, ये तो बढ़ के दिख रहा है 06 से। ए ये 1.40 ये भी बढ़ के दिख 0.85। रहा है, और 1.06 एकदम सिमिलर तो आएगा नहीं, बराबर ना। तो इससे तो छोटा ही होना है 0.85। यस बच्चा, समझ में आया। तो आंसर इज व्हाट ए। सिंपल था ये बहुत। चलो अब अगला है क्वेश्चन यहाँ पे। और ये बताओ इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, ये प्रॉब्लम। Cr है, H2O6 है और Cl3 है। एंड एटॉमिक नंबर ऑफ Cr इज 24। एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कलर वाला पार्ट है H2O6 Cl3। अच्छा लग रहा है मुझे भी, ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है आज, मजा आ रहा है। तो यहाँ पे ये Cr है और ये H2 है, सॉरी हाँ H2 और 6 और Cl। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम बोलता है हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 bm। फोर्स मैग्नेट है बच्चा, पता ना, रूट वाला Nn+2, याद है फॉर्मूला। हाँ, फोर्स मैग्नेट है। हाँ, म्यू इफेक्ट, ये फॉर्मूला है इसका। तो ये कैलकुलेट करने वाला है, तो ये दिया हुआ है अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जरूर इसमें मालूम है, ये 3.5 दिख रहा है ना, 83 bm। तो इससे तो मेरे को एक क्लियर हो रहा है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगा। कितना होगा? 3। 4 पॉइंट के रेंज में आएगा 4.90, तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आता है। 5 होता है तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 5.1 या 2 3 ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू है। एक अनपेड रहेगा तो एक वाला ऐसा बीएम दिखाता है 1 पॉइंट समथिंग, 2 रहेगा तो 2 पॉइंट में, 3 रहेगा तो 3 पॉइंट में, ऐसा दिखाता है। The correct and distribution of 3D electrons in the what chromium of the complex. The correct distribution of 3D. The correct distribution of 3D electrons in the chromium of the complex. तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, क्रोमियम वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है बच्चा, ये न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 होगा। Cl पे तो 3 आ जाएगा -3, बराबर ना। तो क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज आना चाहिए, Cl है ना -1, तो यहाँ पे इक्वल करके प्लस वो इक्वल करेंगे तो माइनस वो बाजू में जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो Cr पे 3+ आना चाहिए। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है Ar3d5 4s1। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 3+ चार्ज डालेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ जाना चाहिए 4s1,
और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाना चाहिए, तो 3d3 एग्जैक्ट आना चाहिए, ऐसा कुछ दिखना चाहिए, और 4s 0 होना चाहिए। तो 3d3 दिखेगा तो चलो देखते हैं अब इसमें ऐसा कुछ। ये यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रहा है बच्चा, 3d3 होना चाहिए। ठीक है, चलो। और अब यहाँ पे और भी देखते हैं क्या लिखा है इसमें, ऑप्शन कैसा दिया है। और क्रोमियम के साथ जो वाटर है बच्चा, ठीक है ना, मस्त, इसमें अच्छे अच्छे मजे आएंगे। ये देखो बच्चा, यहाँ पे दिया है 3d1 x and y, ओ y and z x z, ओ माय गॉड, फॉर्मूला इस फॉर्म में दिया है। हमारे को पता है स्प्लिटिंग थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्स वाई जेड, डी एक्स, डी ऑर्बिटल वाला। तो डी एक्स वाई जेड है बच्चा। तो एक ऑर्बिटल डी एक्स वाई होगा, एक डी वाई जेड होगा, और एक डी एक्स जेड होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। और फिर एक होगा ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक डी जेड स्क्वायर होगा, राइट, है ना, along the axis and between the axis, राइट, बिटवीन द एक्सिस ये होता है, और along the axis ये होता है। 5 ये डी ऑर्बिटल के, 5 है ना वो। और इसमें भी स्प्लिटिंग होता है, तो ये पता है ना, अगर ऑक्टाहेड्रल हुआ तो ऑक्टाहेड्रल होने की वजह से वो क्या होगा बच्चा, 6 लिगेंड होने चाहिए अंदर, अगर तो 6 लिगेंड अगर मेटल के साथ अटैच्ड है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। वो स्प्लिट होगा 2 और 3 के पार्ट में। तो 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, 3 नीचे। तो 3 नीचे वाला ये होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये लोअर एनर्जी होता है बच्चा, इसको बोलते हैं T2G। और ये ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं EG। याद है बच्चा कुछ? हाँ, हाँ कि ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऐसे इसमें सिनॉप्सिस हो, सिनॉप्सिस में। हाँ बच्चा, देख रहे हो, बुक में मिलेगा भी, टेक्स्ट बुक में एकदम से होता है ना शॉर्टकट। ऐसा रहेगा बच्चा, ऐसा 5 ऑर्बिटल, और ये स्प्लिट हो जाता है, ये ग्राउंड स्टेट में होता है, यही एक्साइटेड स्टेट में भी जाता है, ऐसा। फिर यहाँ पे ये स्प्लिटिंग होता है, 1 2 3, और ये 1 और ये 2। ऊपर वाला इजी होता है, नीचे वाला T2G होता है। मान लो मेरे पास अगर लिगेंड जो होता है ना, लिगेंड वाटर है, उस क्रोमियम के साथ जुड़ा क्या है, वाटर। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो ना तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना तो वीक। तो वाटर को हम वीक में मानेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम के पास अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आए, राइट। थ्री डी में, 3D में क्या आया बच्चा, 3 आया ना। बचने के बाद क्रोमियम के ऊपर 3+ चार्ज डाला तो D5, वो 4s1 था तो एक उड़ गया, और 4s2 में से उड़ गया, तो एग्जैक्ट बचा 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 1 2 3 इधर डालो, 1 2 3 इधर डालो। फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे एक आएगा, दूसरा भी इधर आएगा, तीसरा भी इधर आएगा। इसको बोलते हैं DXY, DYZ और DXZ। समझ में हो? और ऊपर वाला DX² माइनस वाई स्क्वायर और DZ² होता है। तो ये अपर एनर्जी होता है, ये लोअर एनर्जी होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस भी आता है, डेल्टा जीरो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका आंसर क्या मिल रहा है, एक बड़ा बच्चा। तो क्या होना चाहिए, D3D XY YZ और XZ होना चाहिए, देखो। और YZ, ये देखो XY YZ एंड XZ 1 1 1। अच्छा, इसमें आंसर देखो सेकंड का क्या दिख रहा है तुम्हारे को, ये दिख रहा है क्या, ए। क्योंकि दूसरे वाले में X² माइनस वाई स्क्वायर है, रॉन्ग है बच्चा, समझ गए मैंने जो अभी कहा ना। और यहाँ पे भी देखो X² माइनस वाई स्क्वायर बाहर, ये सीक्वेंस बराबर नहीं है, XY फिर YZ और फिर DZ², इसलिए रॉन्ग हो गया। तो ये आंसर एकदम परफेक्ट है, मेरे ख्याल से सभी को समझा होगा। तो ये स्प्लिटिंग वाला पार्ट समझ में आया, ये 3 ऑर्बिटल है ना, तो इसकी एनर्जी ऐसी होती है, DXY, दूसरा ऑर्बिटल के लिए DYZ, तीसरे के लिए DXZ। और ऊपर जो है ना, ये DX² माइनस वाई स्क्वायर होता है, और जो दूसरा होता है वो DZ² होता है। समझ गए? तो ये ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग है। अब कैसे पता चला मुझे ऑक्टाहेड्रल है,
क्योंकि क्रोमियम के बाजू में जो वाटर था ना वो 6 मॉलिक्यूल था, और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था। तो 6 मतलब ऑक्टाइड है, 4 मतलब टेट्राइड है। और जब इसमें स्प्लिटिंग होगा तो ये डिपेंड करता है लिगेंड। लिगेंड अगर स्ट्रांग होगा तो वो भी एक कहानी बदल जाता है। अब तीन ही चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो ये नीचे ही आने वाला है, 1 2 3। तो इसमें भी कहानी बदलती है बच्चा। अगर और भी स्ट्रॉन्ग, जैसे मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होता और वीक लिगेंड होता मेरे पास, अगर वाटर होता, ठीक है, या सीएल होता है ऐसे अंदर, तो वो वीक लिगेंड में आते हैं। इसके लिए हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं, एक इधर डालते हैं, दूसरा इधर, तीसरा इधर, फिर चौथा ऊपर आते हैं और पांचवा इधर। मतलब ये सर्कल के अंदर ना ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चा, ऐसा इलेक्ट्रॉन 1 2, छोटा छोटा बनाओ ताकि समझे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर चौथा इधर, पांचवा इधर आएगा। बट यही चीज अगर वीक लिगेंड के जगह पे लिगेंड जो होगा ना स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग लिगेंड आ गया ना, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरा इधर, तीसरा इधर, 1 2 3, फिर चौथा इधर आएगा, पांचवा भी इधर ही आएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। तो पहले वो पेयरिंग कर देता है किसको, टी2 को, T2Z। यस बच्चा लोग, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुआ सभी को? पहले वो बताओ, ये प्लीज, ये जरा ये चीज समझ में आया मैंने जो समझाया। स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बोला जाता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, 5 ऑर्बिटल होता है, तो 5 ऑर्बिटल किसमें आता है, डी ऑर्बिटल में आता है। और जब इसमें लिगेंड के वजह से ही क्या होता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जब आते हैं और मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब जाके इनके अंदर है ना ये स्प्लिटिंग हो जाता है। क्यों? मेटल का भी इलेक्ट्रॉन होता है और लिगेंड का भी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दो जगह से आते हैं, एक अलोंग द एक्सिस, ये वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड वाले, ये अलोंग द एक्सिस आते हैं। और ये एक्स जेड के इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एक्सिस आते हैं। तो याद रखना बच्चा, अब जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो मेटल का भी इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन लिगेंड का भी होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद है ना रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से ये स्प्लिटिंग हो जाता है, तो 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऊपर। अगर यही ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, टेट्राहेड्रल होता, तो ये 3 ऑर्बिटल जो नीचे दिख रहा है ना वो ऊपर जाएगा और ये दो है ना नीचे आएगा। समझ में आ रहा है कहानी? इस बार तुम्हारे बोर्ड में ये डिलीट किया था, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस में डाला है। क्वेश्चन ऐसा है, क्या करें, बताना तो पड़ेगा। तो ये 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऊपर आ गया बच्चा, राइट। तो ये तीन, अब यहाँ पे ये तो ऑक्टाहेड्रल, इसलिए कभी भी 3 नीचे रहेगा ऑर्बिटल और 2 ऊपर। जब भी तुम्हारे साथ ये, जैसे वाटर है क्रोमियम मेटल के साथ, वाटर हो गया, हलाइड हो गया, ये सब वीक लिगेंड होते हैं। अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे लिगेंड का दिया हुआ है। तो ये वीक लिगेंड होता है, याद करो मैंने बताया था शायद, नहीं इसमें नहीं बताया। तो ये वीक लिगेंड होता है ना, तो ये वीक लिगेंड क्या करते हैं, ये नीचे वाले भी इलेक्ट्रॉन को फिल कराएंगे पहले, 1 2 3, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा भरने के लिए, 4 5। मान लो अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कैसे भरूंगा अगर वीक लिगेंड है तो पहले यहाँ पे फिल करूंगा 1 2 3, फिर 4 और ये 5, फिर 6 वाला नीचे आके पेयरिंग करेगा। समझ में आया? पहले ही पेयरिंग नहीं करेगा, एक एक करके फिल करेगा। मान लो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 इधर ही पेयरिंग, फिर चौथा इधर, पांचवा इधर, छठवा इधर, पेयरिंग करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? अब बोलोगे सर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को कैसे पहचानने का? तो देखो वहां पे ना एक मस्त निमोनिक्स भी है, ध्यान दो। अगला मस्त मजेदार चीज था ये देखो, दिया है यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कहाँ गया भाई? अरे, नहीं दिया है क्या? कुछ गलत बात है, देखते हैं कहाँ है, अभी मैंने देखा कहीं तो।
ठीक है। रुक जाओ बच्चा, मैं तुम्हारे को ना टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ, फिर आता हूँ। देखो है ये डी ब्लॉक, क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन, मतलब दोनों चीज एक दूसरे से अटेस्ट हो जाता है, कनेक्टेड है बच्चा। ये देखो, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बच्चा, ये ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑर्डर है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल। इसको याद रखना बहुत आसान है। इरफान बुमराह क्लास से फरार, इरफान बुमराह क्लास से फरार। ओह ऑक्जेलेटो, C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेटो। ओह बोले तो खंबा, ऑक्जेलेटो पानी। इरफान आई है, बुमराह BR है, क्लास बोले तो Cl से सल्फर, और फरार बते मतलब फ्लोरीन। इरफान बुमराह क्लास से फरार, ओह ऑक्जेलेटो पानी। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे सुनो देखो है, सुनियो, राइट, सुनियो बोल सकते हो, सुनियो या तो सुनो। आदित्य, EDTA बोले तो आदित्य की अम्मा, अमोनिया बोले तो अम्मा। सुनो आदित्य की अम्मा, अम्मा कहाँ है? इन, यहाँ पे एक नाइट्रो भी आता है, यहाँ पे दिया नहीं, एंट्रेंस के बुक में दिखेगा। इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो, नॉर्थ, तो अम्मा कहाँ है? इन नॉर्थ, NO2 आता है, फिर कनाडा, फिर कोलंबो। तो ऐसा ये ऑर्डर याद रखना है। तो इरफान बुमराह क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेटो पानी, सुनो आदित्य की अम्मा, इन कनाडा एंड कोलंबो। तो देखो ये जो सी वाले जितने भी दिख रहे हैं ना, ये कोबाल्ट में कार्बन है, साइनाइड में कार्बन है। इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इथिन तो कार्बन आता है, अमोनिया नाइट्रोजन है, EDTA में भी नाइट्रोजन आता है, और NCS में भी नाइट्रोजन आता है। तो इतना मैं एक अच्छा आइडिया बताता हूँ जिसमें शुरुआत कार्बन और नाइट्रोजन से होता है, कार्बन और नाइट्रोजन वाले, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है बच्चा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ध्यान में रखना। ये स्ट्रॉन्ग है, कोबाल्ट, कनाडा, नाइट्रो भी आता है, NO2, इथिलीन डायमाइन, अमोनिया, EDTA, NCS, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बट यहाँ पे देखो आयोडीन में नाइट्रोजन कार्बन नहीं है, BR में नहीं है, Cl में नहीं है, सल्फर में नहीं है, फ्लोरीन में नहीं है, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रोमीन, फर्स्ट क्लास बिरयानी, ये सब आ गया, OH आ गया, C2O4 आ गया। ये C2O4 कभी कभी अपना रूप बदलता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है बच्चा, कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है, डिपेंड करता है किसके साथ, वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, किसके साथ ये रूप बदल देता है, लिखा के दे दूंगा मैं उसको। तो ये वाटर क्या होता है? न्यूट्रल, और वाटर के इधर वाले सब है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये सब के सब वीक लिगेंड में आते हैं। ऑक्जेलेटो में भी कार्बन है, फिर भी ये वीक लिगेंड में काउंटिंग में आता है। खाली एक कंपाउंड के साथ ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, मैं लिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, तो अब ये तुम्हारे को पता चल गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नीचे पेयरिंग कराएगा, और वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है? पहले धीरे धीरे सा फिल कराता है। देखो ये देखो, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का दिख रहा है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टा, 5 ऑर्बिटल। तो देखो ये स्प्लिटिंग, 2 ऑर्बिटल ऊपर,
तो इजी बोले तो ये देखो यहाँ पे लिखा हायर एनर्जी सेट ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये इसके लिए देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो ये लिखा है क्लियर टू क्लियर, हायर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल dx dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। T2z है द लोअर एनर्जी सेट ऑफ व्हाट dxy dyz dxz, ये नीचे वाला है T2। तो इजी ऑर्बिटल्स आर रिपेल्ड बाय व्हाट अमाउंट ऑफ 0.6, इजी जो है नीचे वाला ऊपर वाला के लिए ये वैल्यू 0.6 डेल्टा, और ये नीचे वाले को डेल्टा 0.4 आता कैसे है, टोटल होता है 5 ऑर्बिटल, ऊपर गया 2 ऑर्बिटल, तो बचा कितना 3, तो 3 और 5 को डिवाइड करोगे तो 0.6 आ जाएगा, तो यह एनर्जी यहाँ पे ऊपर के लिए आएगी। फिर टोटल कितना है 5, नीचे गया 3 ऑर्बिटल, 5 से 3 गया, बचा कितना 2 डिवाइड बाई 5 करो 0.4 आ जाएगा। इस तरह से इसकी एनर्जी निकल, समझ रहे हो बच्चा? ओके, तो ये एनर्जी डिफरेंसेस है बिटवीन दिस लेवल टू दिस लेवल। ओके, अब देखो यहाँ पे एनर्जी को कैसे फील किया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, ये देखो देखो 3/5 किया तो 0.6, 2/5 किया तो ये देखो 0.4, 4 इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन और लो स्पिन। लो स्पिन वहीं पे होता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, याद रखना, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड समझ में आया बच्चा? अभी तो हमने देखा स्पेक्ट्रोकेमिकल से, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो कार्बन और नाइट्रोजन वाले लिगेंड आते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन एक्सेप्ट ऑक्सलेट, राइट, अमोनिया कोबाल्ट ये सब, फ्लोरीन क्लोरीन अल्कोहल ये सब आते हैं। तो अगर ये रहा तो देखो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड में, पहले एक नीचे 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऊपर, देख रहे हो ना बच्चा, ये देखो 1 2 3, फिर चौथा ऊपर 4 है, पांचवा 5 इलेक्ट्रॉन डाला तो नीचे 1 2 3, चौथा 5, 6 तो 1 2 3 4 5, फिर छठवा आपके पेयरिंग करेगा, साथ ही इसको बस सब रहे सबको फिल करके आएगा, सबको अपना है ना हक दे के आता है। वीक फील्ड लिगेंड में हाई स्पिन होता है, तो यहाँ पे अगर भूल जाओगे एग्जाम में तो हस्बैंड एंड वाइफ को याद रखना, हाई स्पिन है ना, तो ये तो हस्बैंड और ये वाइफ हो गया, हस्बैंड वाइफ, राइट, हस्बैंड वाइफ ऐसा रखना है, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो वीक फील्ड लिगेंड में हाई स्पिन होता है, तो हस्बैंड वाइफ ऐसा याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, तो मान लो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 6 और ये 7 हो गया। अब यही कहानी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर उसके साथ मेटल के साथ, ये मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच्ड होगा उसके हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 ऊपर नहीं जाएगा नीचे ही आएगा, ये देखो ये 1 2 3, ये दिख रहा है ना, ये ऑर्बिटल चौथा इधर ही, ऊपर नहीं जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे 6 है तो 1 5 है, 1 2 3 4 5, 6 है तो 1 2 3 4 5 6, पहले पेयरिंग 7 रहेगा, तब 1 2 3 6 हो जाएगा, जगह भर गया तो 7वां इलेक्ट्रॉन अब जाके ऊपर जाएगा। बच्चा लोग सभी को समझा क्या, पहले वो बताओ जल्दी से, रिप्लाई, रिप्लाई चाहिए मुझे, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चा, यस और नो? ये कहानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की है। मेटल है, मेटल के साथ जो भी लिगेंड अटैच्ड हो रहा है वो लिगेंड कहाँ से, जो मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी मैंने दिखाया, कार्बन और नाइट्रोजन का, कार्बोनिल आ गया, साइनाइड आ गया, अमोनिया आ गया, ईडीटी आ गया, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले ऑर्बिटल को पेयरिंग कराता है, फिर जब इलेक्ट्रॉन बचा तब जाके ऊपर जाता है, बिना पेयरिंग किए ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आया क्या बच्चा? प्लीज रिप्लाई तो दो, क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मैं इतना टाइम से हाँ। बोले जा रहा हूँ। हाँ बच्चा, कुछ रिप्लाई जैसा नाम भी होता है कुछ, बोलोगे क्या कि नहीं बोलोगे? माय गॉड, हाँ या ना कुछ होता है बच्चा लोग। साक्षी का आंसर आ गया, अभिषेक शाइलिंग यस बच्चा, देविका होगा आंसर तो मतलब यस नो तो कर दिया करो बच्चा, घंटा आता है क्या तुम लोगों को टाइप करने के लिए? ये तो तुम्हारे लिए मैंने ये पेज पे चाहता तो यहीं पे स्किप करके वो आगे क्वेश्चन ले गया होता, है ना? ठीक है, सोचो ना, तुम्हारे लिए मैं इस चीज को ला के इसको एक्सप्लेन कर ताकि इजीली तुम्हारे को क्लियर हो जाए। हाँ, तो चलो, समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अगला, हो सकता है हाफ एन आवर में मैं छोड़ दूंगा 12:30 तक, ठीक है? हाँ, हैप्पी हो गए तुम लोग? मस्त, मेरे 12th के पोर्शंस कंप्लीट होने जा रहे हैं, एक डी ब्लॉक खत्म होगा, कोऑर्डिनेशन खत्म, तो मैं 11th के चैप्टर्स ले लूंगा, हाइड्रोकार्बन हो गया, जीओसी हो गया, है ना,
बीपीडी वाला मतलब, और जो भी थोड़े बहुत ब्लॉक्स के में रहेंगे तो वो ले लूंगा मैं, तो मैं अपनी कहानी खत्म कर दूंगा। बस तुम अपना पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो बच्चा। चलो अगला। रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो तुम आसानी से कर पाओ। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए हमारे। इन द डाइक्रोमेट डायनाइन। अब देखो ये डाइक्रोमेट है। अब क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है बच्चे, ठीक है, जिसमें क्रोमियम होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि बॉन्ड, क्रोमियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलता है, चार या तो छः, कि ऑल ऑल बॉन्ड तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर दिया है, ये देखो कहाँ गया, ये दिया है कि नहीं है? गड़बड़ हो रहा है इसमें। अरे बाबा, अरे बाबा, एक मिनट काम करते, सिनॉप्सिस में जाते हैं। डाइक्रोमेट, सी आर, K2Cr2O7, 8 7 ऑक्सीजन होगा और Cr2 होगा, तो एक ऑक्सीजन के बीच में कॉमन हो जाता है, ये देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये ऑक्सीजन, Cr बोला ना, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये K2 हटा दिया तो ये 2 प्लस चार्ज इधर है, देखो तो Cr कितना है बच्चे, एक, और ये दो। ऑक्सीजन कितना, 7, 1 2 3, 1 2 3 6, और ये 7 के बीच में ऑक्सीजन को बॉन्डेड करके रखा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ऐसा होना बच्चे, है ना। और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड आइडेंटिकल होगा। बट ये Cr और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होगा, 188 है, 180 पिकोमीटर और 161 पिकोमीटर। तो अब इससे क्लियरली हमारे को समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। बोलता है कि कितना, मतलब इसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए, राइट। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। ये स्ट्रक्चर देख लिया तुमने। ये लो बच्चा, इन द डाइक्रोमेट डायनाइन, तो यहाँ पे 6 CrO बॉन्ड्स आर व्हाट इक्विवेलेंट, 6 के 6। सब के सब तो नहीं होंगे क्योंकि सिंगल और डबल में फर्क होता है, चार है नहीं, 6 के 6 बॉन्ड्स आर व्हाट इक्विवेलेंट, क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे ये रिएक्शन देखेंगे, जिंक गिव्स H2 गैस विद डाइल्यूट H2SO। जैसे कि Zn को अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊं, ये हाइड्रोजन के चैप्टर में आता है बच्चा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, जिंक सल्फेट ऐसा। अब बोलता है कि बट नॉट विथ डाइल्यूट HNO3 बिकॉज ऑफ। अब देखो जिंक मेटल है ना, HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करता है, यही जिंक मेटल को मैं यहाँ पे Zn है ना, HCl वेल डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ भी ZnCl2 देता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बट नाइट्रिक एसिड भी तो एसिड है बच्चा, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, राइट। बट H2SO4 के साथ, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ ये नहीं देता, ठीक है। तो अब यहाँ से क्यों, तो देखो बात ये है कि दोनों के साथ तो ये रिएक्ट करेगा। अभी जिंक मेटल नाइट्रिक एसिड में भी डालोगे तो रिएक्ट करेगा, ठीक है। बट हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, क्या नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये याद रखना, नो रिएक्शन, मतलब रिएक्ट करेगा बट हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होता नाइट्रिक एसिड के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ ये लेबोरेटरी मेथड है बच्चे, ये लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिंक गिव्स H2 गैस विथ डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl बट नॉट विथ व्हाट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ
तो बिकॉज ऑफ इसका आंसर क्या दे रहा है यहाँ पे, नाइट्रेट आयन इज व्हाट रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू व्हाट हाइड्रोनियम आयन। HNO3 इज अ वीकर एसिड ना बच्चा, रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। डाइल्यूट HNO3 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ना, ऑक्सीडाइजिंग है, रॉन्ग है बच्चा, सी और बी तो। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन H2, अरे ऐसा क्या, ओके बच्चा, तो ये रॉन्ग आंसर इज व्हाट ए, NO3 आयन इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन, तो इसलिए यहाँ पे H2 फॉर्म नहीं होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ Mn एंड क्रोमियम आर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंगनीज और क्रोमियम में, एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी दिखाए। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, कौन एम्फोटेरिक होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर बच्चा सीधा है MnO2 और Cr2O थ्राइस, Cr2O थ्राइस एंड MnO2, राइट। जैसे कि मैं क्रोमेट ले लूं तो क्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चा, एसिडिक मतलब ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्साइड वाले, राइट। तो बट MnO2 और Cr2 ये एकदम एग्जैक्ट मिडल में आते हैं, बट ये ट्राई और ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और ये +3 आ जाता है बच्चा, सॉरी इसका है ना 2, तो 2 to the 4 आएगा, तो 4 आएगा, और इसका ऑक्सीडेशन करीब 3 आएगा, तो 3 और 4 वाले है ना, ये क्या होते हैं एम्फोटेरिक। और एकदम लो वाले क्या होंगे बच्चा, थिंक लाइक बेसिक एसिडिक, और एकदम हाई वाले होंगे बेसिक, ऐसा होता है। तो ये +3 और +4 तक के है ना एम्फोटेरिक ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल रहा है, ठीक है, कि ये एसिडिक है कि बेसिक है कि एम्फोटेरिक है। तो 3 और 4 वाले एम्फोटेरिक होते हैं ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट बेसिक, अब ये देखो, अक्रॉस द पीरियड जब जाओगे, लालू लेंथनम से लेकर ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बेसिसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है बच्चा, बेसिसिटी, ठीक है। तो बेसिसिटी इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे लालू भी दिया हुआ है, तो देखो मेरे ख्याल से 6 का आंसर बी होना चाहिए, कि अरे बाबा बाबा 6 का आंसर ल्यूटेशियम लालू मोस्ट बेसिक, मतलब बेसिसिटी डिक्रीज दिखा रहा है क्या, तो मोस्ट बेसिक लेंथ ना डिक्रीज होता है, तो लालू मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, मैंने बोला राइट कि इंक्रीज बोला बच्चा लोग। लालू बेसिसिटी डिक्रीज होगा बच्चा, मतलब बेसिक है ना, मतलब सबसे ज्यादा लालू लेंथनम ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, एक एक बात याद रखना, एस ब्लॉक के करीब वाले एलिमेंट एस ब्लॉक वाले ही ज्यादा क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, तो लालू इधर ही आएगा, तो ये करीब वाले हैं, ये बेसिक होंगे, और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ते जाता है, राइट। तो देखो जो लोअर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, +2 +1, है ना, वो क्या होगा, बेसिक होगा, और +3 +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो एम्फोटेरिक, और हाई में जाएंगे 5 और 6 में ऑक्सीडेशन एसिडिक। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एसिडिक मतलब बेसिक वाले इधर वाले, लालू लैंथनम वाले, और लू वाले क्या हो जाएंगे बच्चा, ये ज्यादा वीक बेसिक हो जाएंगे, राइट, बेसिसिटी डिक्रीजेस। तो इस तरह से यहाँ पे ये तुम्हारा आंसर फॉर्म होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ये, अब यहाँ पे लालू के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, लक्ष्मण, सीरियम, राइट, सीरियम आता है, तो सीरियम ज्यादा आएगा, ये ज्यादा मोर बेसिक होगा, और अगर लिस्ट बेसिक बोलता तो ल्यूटेशियम होगा, इट्रिबियम टर्बियम बीच में आते हैं। अब ये रिएक्शन वाला पार्ट है, ये अगले लेक्चर में रखूंगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये तो मतलब 7 8 9 और 10, बोर नहीं करना है मुझे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स है, 10 11, रिएक्शन पार्ट है, एक मिनट। चलिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस करता हूँ मैं, रिएक्शंस वाले पार्ट अगले लेक्चर के लिए रखूंगा, नहीं तो सोने लगोगे तुम लोग।
काम करते बैग से चले क्या? ये पेज के क्वेश्चंस करते हैं फिलहाल के लिए, अगले लेक्चर में वो कवर करूंगा। यहाँ पे आ जाओ। द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ गैडोलिनियम 3+ आयन इज, तो ये 20 आई थिंक कौन सा नंबर है बच्चा ये क्लियर नहीं है। 21. एक मिनट बच्चे लोग, नेटवर्क प्रॉब्लम। यस बच्चा लोग, चलो ये क्वेश्चन, रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ गैडोलिनियम। गैडोलिनियम है ना, ए ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चा, ए ब्लॉक में दिखेगा, हाफ फिल्ड होता है बच्चा। 4f में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, 4f ऑर्बिटल, एग्जैक्ट हाफ फिल होता है। लालू गधा, मैंने बोला भी था पहले, अगर तुमने सुना होगा, बोर्ड में सिखाया था। लालू, लालू हो गया, और ये गैडोलिनियम हो गया। तो ये हाफ फिल्ड होता है, ये फुल फिल्ड होता है, इसका मतलब F14 होता है इसमें, इसमें F7 होता है, और इसमें F है ना 0 होता है बच्चा, 0 याद रखें। तो ये हाफ फील्ड फुल फील्ड ऐसा कहानी है यहाँ। अगला, तो यहाँ पे हाफ फील्ड ऑफ 4f सबसे 21 का आंसर बच्चा, यस और नो, एग्जैक्ट। तो 21 एकदम सही जवाब है बच्चा, हाफ फील्ड है, आगे चलेंगे जो होती नहीं है। ये जरा देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ वैनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैंगनीज Mn, Fe आयरन 26 respectively, 24, 25, 26. Which one of these may be like expected to have the highest second ionization enthalpy? Oh wow, आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे हाई किसका होगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो डिक्रीज इंक्रीज होता है, और बीच में कॉन्स्टेंसी चलता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो किसका होना चाहिए बच्चा? बहुत सिंपल है बच्चा, ट्राई सोचो जरा, सोचो सोचो बच्चा, तुम भी जरा सोचो, रीजन बताओ मुझे कुछ।
सुन रहे हो मेरी बात? बोलता है एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम वी, क्रोमियम Cr, manganese, iron are respectively. Which one of them may be like this, may be like expected to have the highest second ionization power? देखो अगर मैं क्रोमियम लूँ ना बच्चे, तो 3d5 4s1 होता है। 4s1 का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा, बट 3d5 का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चा, क्योंकि वो एग्जैक्ट हाफ फिल हो जाएगा बच्चा, एग्जैक्ट हाफ फिल। और हाफ फिल और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है बच्चा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए वो बहुत नाटक करेगा, निकलेगा ऐसी बात नहीं है, पर उसको एनर्जी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा बच्चा, याद रखना। तो आंसर इज व्हाट, क्रोमियम, ये रीजन। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर इन टॉलेंस रिएजेंट क्या होना चाहिए बच्चा? टॉलेंस रिएजेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का क्या होता है? देखो अगर तुम्हारे को एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़े हो, वहां पे भी दिया है सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, तो एजी सीधी बात है, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स देखोगे तो एजी और NH3 के साथ वो बॉन्डेड है, और उसके ऊपर एक ही प्लस चार्ज दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है बच्चा सिल्वर, हमेशा सिल्वर की वैलेंसी भी 1 है, तो ऐसा याद रखना +1। ओके चलो, which one of the following nitrates will leave behind as a metal on what strong heating? Which of the following nitrates will leave behind a metal on what strong heating बच्चा? कौन सा ये फॉलोइंग नाइट्रेट जो है ना वो छोड़ देगा व्हाट मेटल स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे? 24 सिल्वर नाइट्रेट बच्चा, सिल्वर नाइट्रेट को अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसलिए तो देखो सिल्वर नाइट्रेट HgNO3 को है ना अम्बर्ड कलर्ड के बॉटल में रखा जाता है बच्चा, अम्बर्ड कलर्ड बॉटल, याद है बच्चा? अगर प्रैक्टिकल लैब में अगर तुमने कभी सिल्वर नाइट्रेट देखा होगा, तो इसको एकदम से ग्लास बोले ना तो इसका एकदम व्हाइट वाला ग्लास नहीं यूज होता है, इसमें अम्बर्ड कलर एकदम मतलब बोले तो वो एकदम चॉकलेटी टाइप का बॉटल होता है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट इजिली वो क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये बहुत कॉस्टली होता है बच्चा, तो सिल्वर नाइट्रेट हमेशा याद रखना, ठीक है? तो ये है इसका आंसर। ओके, और यहाँ पे अगला, और इसके साथ मर्क्यूरी भी आ जाता है सिल्वर के साथ। चलो अगला है द ऑर्डर कलर ऑफ CuCrO7 सोल्यूशन इन वाटर इज ग्रीन बिकॉज ऑफ, क्या होगा बच्चा इसमें, रीजन क्या होगा? CuCr2O7 solution in water is green because of CrO7 2 minus ions are green, Cu2 ions are what green, both ions are green, Cu2 plus ions are blue, क्योंकि कॉपर ब्लू होता है, तो क्रोमियम O7 2 minus ions are what येलो, येलो, तो ब्लू येलो मिक्सअप, कॉपर तो ब्लू होता है बच्चा, राइट? कॉपर ब्लू होता है 2 प्लस आयंस वाला। हाँ, Cr in water is green, CuCrO2 ions are green, ये नहीं होगा, ion Cy 2 plus ions are not green बच्चा, आंसर इज D, Cu2 plus ions are blue and CrO7 2 minus ions are yellow, तो इनको मिक्सअप करेंगे तो ग्रीन कलर फॉर्म करेगा बच्चा, तो आंसर इज D, येलो और ब्लू को मिलाओगे, ये बैक साइड में दिख जाएगा तुम्हारे को कहीं पर। चलो ये क्वेश्चन करने लायक है, ये तुम करोगे अभी, बोर्ड्स मैग्नेटन कैलकुलेट करना है। बोलता है ट्रांजिशन है मेटल इन हैविंग लाइक 7 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। अब तुम्हारे को d के 7 इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चे, तो तुम अब d के इलेक्ट्रॉन 7 डालोगे तो 3d समझ लो 3d 7 है, और मेटल आयन ट्रांजिशन और कुछ नहीं दिया है, बोर्ड्स मैग्नेटन डालना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन को पहले फिल कर लो, इसमें n का वैल्यू वो होता है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है, ये 5 ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो, तो n इज इक्वल टू वॉट 3, ये बोर्स मैग्नेटन में डालोगे। मैंने एक अच्छा आइडिया दिया हूँ, 3 दिखाना, 3 जो मतलब 7 मत ले लेना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो 3 है, तो 3 से मिलता, ओ वाओ 3 पॉइंट क्या है 87 दिया हूँ, बच्चा सोचेगा 7 है 7.89 डाल देगा, ठीक है ना, रॉन्ग हो जाएगा 3, तो आंसर इज व्हाट 3।
अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आता तो ये 2.83 आएगा, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा ना, 4 अनपेड, तो ये 4.90, हमेशा याद रखना। ठीक है, आंसर इज सी, एकदम मजेदार। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है एंट्रेंस में। मोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मोस्ट ट्रांजिशन मेटल क्या हो, बच्चा लोग मैं 5 मिनट और पढ़ाऊंगा तुम्हारे को, फ्री कर दूंगा मैं। मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, चलो ट्रांजिशन मेटल के बारे में। Form sets of compounds which display different oxidation state of the metal, form like colored ions in solutions, form vigorously inward oxygen, या replace H2 from what dilute acid of this। 27 का आंसर क्या होगा? Most transition metals form sets of compounds which display different oxidation state of the metal and form colored ions in water solutions. Yeah, but vigorously inward oxygen. Most transition metals sets of compound which display different oxidation state। सही बात है, ये बहुत सही जवाब है। ट्रांजिशन मेटल की खासियत यही होती है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल होता है, अलग अलग, और यही फॉर्म्स करते हैं आयंस इन लाइक कलर्ड सॉल्यूशंस। यस, ये भी है। और फॉर्म्स विग्रसली इन ऑक्सीजन, ऐसा वर्ड नहीं है। रिप्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ये भी नहीं है बच्चा। या फॉर्म्स विग्रसली इन वर्ड ऑक्सीजन, ये तो मिलता जुलता कि नहीं, ऐसा तो वर्ड हमने पढ़ा नहीं था डी ब्लॉक में। तो 1 एंड 2 एकदम परफेक्ट लग रहा है बच्चा। 1 एंड 2 ऑप्शंस बिल्कुल सही है। कलर्ड देता है, विग्रह और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और तीसरा चौथा नहीं लग रहा। तो सी आंसर 27 का, समझ गए। चलो अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन अक्रॉस द पीरियड मूव करोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। थर्ड बोल रहा है, हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन। इस बार सेकंड नहीं बोल रहा है, सेकंड बोला था तो वहां पे क्रोमियम था, तो हाईएस्ट बोले तो मैंगनीज बच्चा, वो भी 3d5 और 4s2 होता है। 4s2 का पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, वो भी निकलेगा, फिर 3d5 हो जाएगा। तो थर्ड वाला निकालने जाएंगे ना, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज इस बार ज्यादा देगा। तो याद रखना ना, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम का ज्यादा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज का, मैंगनीज Mn, ठीक है ना बच्चा, Mn, हाँ मैंगनीज, ध्यान में रखना। पॉइंट बहुत मस्त क्वेश्चन था ये। चलो ये अगला। तो ये सब अभी वही रिएक्शंस वाला पार्ट है जो मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। ये सब जिंक और ये नाइट्रेट एक है ना, इसमें और कौन सा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बच्चा, कहाँ से लेकर 21 से लेकर कौन सा कहाँ तक, 28 तक। ये देखते हैं नीचे वाला, नीचे भी है। acidified KMnO4 is dropped over sodium peroxide taken in a flask at room temperature. Vigorous reaction takes place to produce. So 29 देखो बच्चा क्या होना चाहिए, ये भी एक 29 का रिएक्शंस पार्ट है, ठीक है। छोड़ दो, ये फिलहाल के लिए पेंडिंग रखते हैं। 30, which of the following metals do not give metal nitrate on treatment with what concentrated HNO3? 30 वाला आंसर बच्चा। Which of the following metal do not give metal nitrate on treatment with what concentrated nitric acid? माय गॉड, सिल्वर नाइट्रेट तो फॉर्म हो जाता है बच्चा, HgNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। ये बी वाला, बी और सी में भी देखो Ag है, तो ये भी देख करेगा। तो सी और डी तो आंसर बाहर हो गया, ये नहीं है। अब आंसर ए या तो बी। जिंक नाइट्रेट तो देखा है,
यस प्लैटिनम नहीं रिएक्ट करेगा, आयरन नाइट्रेट नहीं है, जिंक नाइट्रेट वाला कॉम्बो पैक है बराबर, जिंक नाइट्रेट। तो सिल्वर तो है ही, सिल्वर नाइट्रेट है ZnO3, जिंक के साथ भी नाइट्रेट लग जाता है, बट आयरन और प्लैटिनम ये रिएक्ट नहीं करता है, तो डू नॉट रिएक्ट विद दिस, ध्यान में रखना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड तुमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा बच्चों, इसमें इम्प्यूरिटी आ जाता है बच्चों, राइट, यस और नो, है ना, जिसमें मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, डेंसिटी उसका बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है ना, यस, और ये ज्यादा क्या हो जाता है, तो इसमें नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट है बच्चों, दे आर वेरी हार्डर, सही है, सी वाला ऑप्शन दे रिटर्न मेटालिक कंडक्टिविटी, ये भी राइट है, दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, 31। तो बस हमेशा ऐसे इसमें 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन किया है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने 11 और ये 12, ये 13 और ये 14, ये 15, 15 क्वेश्चन किए हैं हमने, सॉरी, ठीक है, डी ब्लॉक। तो अगले लेक्चर में 30 क्वेश्चंस बचेंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे, डी ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन चालू करेंगे बच्चा, ठीक है। तो बस आज मैं यहीं पे फ्री कर दूंगा तुम लोगों को, और भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, चलो फिर, हाँ, तो तुम लोग जा सकते हो बच्चा, बाय, थैंक यू एवरीवन। और जरा प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो जरा।